हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज रिजल्ट्स भी आ गए हैं। इस बार परसेंटाइल में नहीं, परसेंटेज में रिजल्ट आए हैं। जिनका भी सीएसआई और नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका नहीं हुआ है वो घबराए नहीं, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके पास अभी भी 4 महीने का टाइम है। दिसंबर में फिर से पेपर होगा और आप उसमें अच्छे से दे सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सिर्फ हमारे पास 4 महीने ही बचे हैं और हम उसमें कैसे तैयारी करें। ठीक है। सो बेसिक मोटो इज सीएसआई एंड नेट जेआरएफ को हम लोग 4 महीने में कैसे क्लियर करें। ठीक है। सो स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए रोड मैप मैंने आपके लिए बनाया है। सो आज हम बात करेंगे कि हमारा फोर्थ फंडामेंटल यूनिट है जो कि सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल साइक्लिंग, सेल सिग्नलिंग और जो भी इम्यूनोलॉजी, ये सब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बेसिक हैं। आपको ये 4 5 चैप्टर तो हमेशा क्लियर ही रहना चाहिए। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। अ, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा है या फिर आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। सो मेरे ख्याल से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे IFS, PW, अन अकेडमी, हर जगह अपने अपने वीडियोस अपलोड है। आप चाहें तो इनका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। पर्सनली मैं IFS को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। दो मुझे उनके सारे फैकल्टीज भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनका समझाने का टेक्निक भी बहुत अच्छा लगता है। सो मैं उनको ज़्यादा प्रेफर करूँगी। इनकी बुक्स भी हैं जो कि PW और सॉरी जो कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे है, तो आप उसको ही मंगा सकते हैं। वैसे बुक के मामले में पाथ फाइंडर की बुक भी बहुत ही अच्छी है। यूट्यूब पे तमाम वीडियो है CSI एंड नेट से रिलेटेड। अगर आप चाहें तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, बट मेरा ऐसा है कि आप पहले बेसिक क्लियर कीजिए। आप कोशिश कोशिश कीजिए कि आप 2 घंटे का टाइम लीजिए। जो भी सेल बायोलॉजी में सेल यूनिट है, सेल साइकिल है, उसको पहले आप 11th की बुक से, 11th एनसीईआरटी से पढ़िए। उसके बाद आप सेल सेल बायोलॉजी के अंदर घुसना शुरू कीजिए। ठीक है। आपको बेसिक पता होना चाहिए। सो फुल फोकस करना है आपको किसके बारे में, सेल साइकिल, सेल सिग्नलिंग एंड ऑर्गेनल्स के बारे में। अगर आप सेल साइकिल आपका क्लियर होगा ना, तो आपको रेप्लिकेशन में जो भी सिग्नलिंग, जो भी डीएनए डैमेज या रेप्लिकेशन कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं, कौन से एंजाइम हैं, सो आपको वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आपको इनमें से किसी को भी स्किप नहीं करना है। सो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। आप कोशिश करिए कि आप शॉर्ट नोट बना के करिए, ताकि क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, इट इज वेरी हार्ड टू रिवाइज ऑल दी पार्ट। सो हम लोगों को एक छोटा सा रोड मैप जैसा तैयार करना है, हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि हम उसको एक दिन में क्विक रिवीजन कर पाए। लाइक हम लोग अगर 1 2 घंटे में वो पेज को पलटे और उसको हम लोग याद कर पाए कि यस ये चीज था, ऐसे होती थी। ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इंटरलिंक कर पाएंगे कि अच्छा ये चीजें ऐसी होती थी। मेरा पहला पर्सनल मुझे लगता है कि आप पहले इवोल्यूशन से शुरू कीजिए। आप इवोल्यूशन से शुरू करेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि अच्छा ये सेल यहाँ से ओरिजिनेट हुआ। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। सो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। सो इवोल्यूशन सबको बोरिंग लगता है, बट मुझे आई पर्सनली लव दिस चैप्टर। इवोल्यूशन से ही हमें पता चलता है कि क्या है हम आज। अगर वो ही नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। सो यस, इवोल्यूशन पढ़िए, उसका सेल बायोलॉजी पढ़िए और ऐसे ऐसे करके पढ़ना शुरू कीजिए। मैंने यहाँ स्टैंडर्ड बुक मेंशन कर रखी है एल्बर्ट की, और मैंने हर टॉपिक वाइज उसकी बुक मेंशन कर रखी है। मेरा यही सुझाव रहेगा कि अभी 4 महीने के ही टाइम बचा है, तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या पाथ फाइंडर, IFS, इन सब की बुक को ऑनलाइन मंगा लीजिए, या PDF में अगर कहीं से मिल जाता है तो उसको यूज कर लीजिए और आप उसको ही पढ़िए। ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास इनफ टाइम नहीं है ताकि हम डेप्थ में जा सके। हमारा बेसिक मोटो या गोल है कि हम नेट क्लियर कर पाए। ठीक है। PYQ और सॉल्व करना है आपका, ये बेसिक है काम। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के लिए डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है। मैंने आपको फिर से वही बात बताई, डीएनए रेप्लिकेशन में, RNA के बारे में, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में ये पढ़ना है, क्योंकि ये हाई वेटेज है। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद डीएनए डैमेज, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, ये सब आपको पढ़ना है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसको कवर करना ही करना है। ठीक है। म्यूटेशन, मेंडलिज्म और नॉन मेंडलिज्म। देखिए मैंने आपको इसमें थर्ड पॉइंट में भी ये भी लिखा है कि हार्डी विम्बक से भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जब आप हार्डी विम्बक में चले गए
तो यानी आप इवोल्यूशन में चले गए, राइट। सो आप कोशिश करिए कि आप ऐसे ऐसे कंपाइल करिए जैसे आपका दिमाग अलाउ करता है कि मुझे कैसे ये सारा चीज समझ में आएगा, क्योंकि सारी कहानी एक उसी सेल से ही जुड़ी हुई है। अगर वो सेल ही नहीं होता या म्यूटेशन ही नहीं होता या कुछ इवॉल्व भी नहीं करता तो हम आज यहाँ नहीं होते, और चेंज की वजह से ही हम यहाँ हैं। बेसिक लाइफ साइंस का यही थीम है हमें पढ़ाने का या समझाने का, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक है वॉटसन एंड ग्रिफिथ जेनेटिक्स के लिए, बट अगेन मैं आईपीएस या पाथफाइंडर को रिकमेंड करूंगी। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको एंजाइम मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। एंजाइम्स क्यों पढ़ना है? क्योंकि भाई रिप्लिकेशन कर लो, ट्रांसलेशन कर लो, ट्रांसक्रिप्शन कर लो, हर जगह एंजाइम इन्वॉल्व है। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, गाइडेज वगैरह वगैरह बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है। तो एंजाइम तो भाई बेसिक है, उनको तो जानना ही है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ईटीएस, ये सब हम लोगों को साइकिल जानना है। बायो एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ना है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। सो बेसिकली आपको लेनिंजर, अगर आप चाहें स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फॉर मास्टर्स स्टूडेंट आप ये स्टैंडर्ड बुक को यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं, और जिनका अभी बस सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं अगेन साइड बुक्स ही रेफर करूंगी। इम्यूनोलॉजी के लिए इनेट, अडेप्टिव इम्यूनिटी, एंटीजेंस, ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो साइटोमेट्री, एनालाइजा, लैब टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है हमारे पार्ट सी के लिए। सो हमारे पार्ट सी में जनरली रिसर्च बेस्ड या ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमें वो पढ़ना होता है। सो पार्ट सी में 75 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 25 सॉल्व करना, और वो 25 सॉल्व करना ही इज अ ग्रेट टास्क। तो हमें उसके हिसाब से प्रिपेयर होना होगा। बुक जो है वो इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबे है, जो बहुत ही अच्छी है। फिजियोलॉजी के लिए प्लांट फिजियो, रेस्पिरेशन, स्ट्रेस फिजियो, प्लांट फिजियो में आपको ये पढ़ना है। एनिमल में इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रेनल फिजियोलॉजी। मैंने पर्सनली गाइडेड पढ़ रखी है, बहुत ही अच्छी बुक है। आपको हर वो क्यों का मतलब समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, राइट। सो आप इसको पढ़ सकते हैं। इकोलॉजी और इवोल्यूशन, अगेन अगर आपको पहले थोड़ा सा शुरू कर सकते हैं तो कर दीजिए, ये बाद में आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। टेक्निक्स एंड अप्लाइड बायोलॉजी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पारसी में इन्हीं से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं घुमा घुमा के। सो हम लोगों को ये अच्छे से कवर करना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग मैन्यूल्स पढ़ सकते हैं। आपको स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आप एक दिन टारगेट बना लीजिए कि मैं ये सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को मैं 10 दिन के अंदर कवर कर लूंगा। जो मैं 10 दिन ज्यादा बता रही हूँ, आप कोशिश करिए कि 5-6 दिन के अंदर कवर करेंगे, 2-4 दिन इस पे रिविजन करेंगे, और आप एक साथ दो सब्जेक्ट भी या दो टॉपिक भी लेके चल सकते हैं। सुबह थोड़ा, शाम को थोड़ा, सुबह कुछ और पढ़ लिया, शाम को कुछ और पढ़ लिया, क्योंकि हमारा माइंड है इतना सारा कुछ दिन भर में इतना हौच पौच हो जाता है, उस याद नहीं रह पाएगा। लेकिन यस, आप ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। हम लोग को पीवाई क्यू सॉल्व करना है। पीवाई क्यू जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा कौन सा पार्ट मेरा मिसिंग है या कौन सा चीज मैं नहीं जानती। कुछ कुछ क्वेश्चन तो देख के आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो नया है, ये तो मैं नहीं जानती, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि या मैं सब कुछ बना लूंगी। सो यस, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छे से खाना पीना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। टेंशन लेने के टाइम पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोशिश करिए कि हर कुछ छोटे से शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करना, ताकि आप क्विक रिवीजन कर पाएं। और पीवाईक्यू तो लगाना मस्ट है। आप देखेंगे कि अगर आप 10-10 दिन का अगर टारगेट बना के चलते हैं पर सब्जेक्ट, तो आप देखेंगे कि आपके लास्ट मंथ में ऑलमोस्ट 10 यूनिट तो आराम से अच्छे से कवर हो जाएंगे। हाँ, पार्ट ए के बारे में भी आपको सोचना है, थोड़ा थोड़ा पार्ट ए भी पढ़ना है। आपको कम से कम 7-8 घंटा का सेल्फ स्टडी तो करना ही करना पड़ेगा। ये मैं कम बता रही हूँ, इससे ज्यादा कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। जो लोग जॉब में हैं वो लोग 4-5 घंटा भी करिए। जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं वो तो भाई लगे ही रहिए। और जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ, वो तो उनको तो करना ही करना है। सो यस, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। बस मुझे लगता है कि आप अगर करना को उठा लेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, इतना भी कुछ नहीं है, बट इंटर रिलेट करके पढ़िए तो चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लगने लगेंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज पहली बार में नहीं समझ में आता, ठीक है, तो उसको दूसरी बार ट्राई करेंगे। इसीलिए मैंने 10 दिन का गैप लेके बताया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और रिवाइज कीजिए, देखिएगा आप जरूर सक्सीड कर पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ऐसे ही भी मेरी
ऐसी कोई भी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे थोड़ा मोटिवेट करिए। मेरे नोट्स सारे इधर उधर है, मैं इसको कंपाइल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत टाइम लग जा रहा है। मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं करूँ पर हो नहीं पाता है। पर ठीक है, आई विल ट्राई। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।